गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स अड्डा सारण में। चलिए मैं फिर हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। आज हम करने वाले हैं इसके झा सर का रेलवे साइंस प्रैक्टिस सेट 17। ठीक है, तो चलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपका फ़ायदा हो सके। और इसका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। अभी तक अगर आपने प्रैक्टिस सेट 16 तक नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में से जाके देख सकते हैं। और घर पे रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। चलिए, ये रेलवे के लिए रामबाण बुक है। मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है और इसी पैटर्न पे पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा मात्रक सुमेलित नहीं है। जो मात्रक जो है वो सुमेलित नहीं है। पहला देखिए, डेसिबल। डेसिबल किसका इकाई का मात्रक होता है ये आपको देखना है। ठीक है, डेसिबल जो होता है ये ध्वनि की होती है। क्या होता है? ध्वनि की प्रबलता की इकाई होता है। तो ये कहाँ चला जाएगा? इससे कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हॉर्स पावर यानी अश्व शक्ति किसका होता है? तो हॉर्स पावर जो होता है वो किसका होता है? शक्ति के इकाई होता है। ठीक है, समुद्री मील की नौ संचालन में दूरी की इकाई है तो ये हो जाएगा। डॉप्सन जो है, डॉप्सन उष्मा की इकाई का नहीं है, यानी कि यही जो है वो सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन डी ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने की प्रयास करती है। तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि किसी भी वस्तु को, मान लीजिए यहाँ एक वस्तु है, इस पर अगर आप बल लगाइएगा तभी ये वस्तु यहाँ से यहाँ आएगा। तो एक बल ही ऐसा चीज़ है, बल ही भौतिक इकाई है जो स्थिर या एक समान गतिशील वस्तु के स्थिति को बदल सकता है। यानी कि ये अगर ठोस वस्तु यहाँ पे है, अगर यहाँ से आप बल लगाइएगा तो ये घिसक के कहाँ चला आएगा? यहाँ चला आएगा। तो बल हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जब एक पिंड किसी अनंत तल पर लुढ़कता है तो इसके पास क्या क्या रहता है? जब पिंड किसी अनंत तल पर लुढ़कता है तो इसके पास दो चीज़ होता है। एक तो काइनेटिक एनर्जी होता है, दूसरा क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी होता है। यानी इन दोनों के पास जब लुढ़कता है तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों होता है इसके पास। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv² होता है, ये आप सभी जानते हैं। और पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh, ये भी आप जानते हैं। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दिए गए कथनों ए और बी में से कौन सा कथन सत्य है? गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? यानी कथन सत्य है। दो वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणन का सीधा अनुपातिक है। दो वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणन का सीधा अनुपातिक है या दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के अनुपातिक है। तो देखिए क्या होता है, दो वस्तुओं के गुणक क्या होता है? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? m1 इंटू m2। ठीक है, G बराबर क्या हो जाता है? तो देखिए गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है, गुरुत्वाकर्षण बल दो वस्तुओं के द्रव्यमान के सीधा समानुपाती होता है। ठीक है, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? यानी कि जो होता है ना, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ये जो कथन ए है ये सही है। जबकि दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के सीधे अनुपातिक होता है, ये नहीं होता है। तो केवल ऑप्शन ए सत्य होगा, बाकी जो क्या होगा? असत्य होगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये आपका G बराबर m1 इंटू m2/r² होता है। तो ये किसके समानुपाती होता है? m1 और m2 के अनुपातिक होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन गति हुई तो वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल कहलाता है। तो वस्तु केंद्र पर लगने वाला बल क्या कहलाता है?
तो ये आपका जब कोई वस्तु वृत्तीय गति करेगा, वृत्तीय गति मतलब कि ऐसे गति कर रहा है, ठीक है, तो घूर्णन करती हुई वस्तु के केंद्र पर लगने वाला क्या होता है, केंद्र पर जो लगता है अभिकेंद्रीय बल लगता है। क्या लगता है, अभिकेंद्रीय बल लगता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए, बल की दिशा वृत्त के केंद्र की ओर दिष्ट रहती है। बल की जो दिशा होती है वो वृत्त के केंद्र की ओर दिष्ट रहती है, उस बल को अभिकेंद्र बल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, अभिकेंद्र बल कहते हैं। अभिकेंद्र बल पर लगने वाला क्या होता है, F बराबर mv²/r होता है। यदि m द्रव्यमान का कण v वेग से r त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर चलता है तो कार्यकारी वृत्त केंद्र की ओर लगने वाला अभिकेंद्र बल क्या होता है, F बराबर mv²/r होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक टैंक को एक समान क्षैतिज त्वरण से एक द्रव द्वारा आंशिक रूप से भरा गया है। निम्नलिखित में से एक टैंक में द्रव की सतह के लिए कौन सा कथन सत्य है। देखिए, जब एक टैंक को एक समान क्षैतिज त्वरण से एक द्रव द्वारा आंशिक रूप से भरा गया है तो टैंक में द्रव की सतह के लिए क्या होगा। ऑप्शन ए देखते हैं। द्रव की सतह गति की दिशा में गिरता है और टैंक के पीछे की ओर उठता है। द्रव की सतह केवल टैंक के केंद्र पर गिरता है। द्रव की सतह क्षैतिज पर नियंत्रित रहता है। द्रव की सतह गति की दिशा में उठती है और पीछे। तो देखिए, जब भी एक टैंक को एक समान क्षैतिज त्वरण से जब आंशिक रूप से भरा गया है तो टैंक में द्रव सतह के लिए द्रव की सतह गति की दिशा में गिरता है और टैंक कहाँ उसे पीछे की ओर उठता है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, द्रव के प्रवाह का वेग एक निश्चित वेग से कम होता है तो द्रव का प्रवाह धारा रेखीय प्रवाह होता है। और द्रव का कण प्रत्येक उसी बिंदु से गुजरता है जिससे उसके पहले वाला कण गुजरा था, यानी जो पहले गुजरा था उसी से वो गुजरेगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं कि ऊष्मा गति का कौन सा नियम एंट्रोपी को परिभाषित करता है। तो ऊष्मा गति का द्वितीय नियम एंट्रोपी को परिभाषित करता है। किसका, द्वितीय नियम। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऊष्मा गति का द्वितीय नियम एंट्रोपी को परिभाषित करता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। देखिए, ऊष्मा गति का शून्य नियम जो होता है वो शून्य नियम जो होता है यानी शून्य वाला नियम वो किसको परिभाषित करता है, तापमान को परिभाषित करता है। ऊष्मा गति का पहला नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है, तो ऊर्जा संरक्षण पे, और ऊष्मा गति का द्वितीय नियम एंट्रोपी को परिभाषित करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्द्रता मापी का वह उपकरण है जिसका प्रयोग होता है। जिसका प्रयोग किस में होता है, तो आर्द्रमापी का प्रयोग वातावरण में जलवाष्प की मात्रा मापने में होता है। वातावरण में जल का मात्रा मापने में होता है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। वायुमंडलीय में जलवाष्प की कितनी उपस्थिति है, उपस्थिति को ही आर्द्रता कहते हैं। जितना जलवाष्प की उपस्थिति होगी वही हमारा आर्द्रता कहलाएगा। ठीक है, तो उसी को मापने के लिए आर्द्रता मापी का हम उपयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 90 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वाले आधा लीटर गर्म पानी को 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वाले 3.5 लीटर ठंडे पानी के साथ मिलाया जाता है तो कोई ताप हानि न होने पर अंतिम संतुलन ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड में ज्ञात कीजिए। देखिए, 90 सेंटीग्रेड यानी QH देखेंगे तो हमारा 90 हो गया। यहाँ से QL हमारा कितना हो गया, गर्म पानी कितना है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। 10 डिग्री सेंटीग्रेड हम जानते हैं MH बराबर क्या कह रहा है, 3.5 एक साथ मिलाया जाता है तो कोई MH बराबर क्या हो जाएगा, हाफ L यानी कि हाफ लीटर यानी कि 500 ग्राम। ठीक है, अगर ml कह रहा है 3.5 लीटर पानी तो 3.5 लीटर पानी का मतलब हो गया 3 दूनी 6 7/2 यानी कि 3500 ग्राम हो जाएगा। 3 लीटर तो 3000, हाफ लीटर में 500 ग्राम तो 3500 ग्राम। तो हमसे क्या पूछा है, टेम्परेचर क्या होगा। हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, MH QH माइनस T बराबर ML T माइनस QL। अब देखिए, MH हमारा कितना है, MH हमारा 500 है, 500 ग्राम। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 500 ग्राम
QH हमारा QH 90 है, तो 90 माइनस टी बराबर ml हमारा कितना है, ml है 3500 ग्राम, तो 3500 इंटू टी माइनस QL हमारा कितना है, तो यहाँ पे 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 10। अब देखिए यहाँ 500 यहाँ 35 काट दीजिए इसको, ये 7 बार में कट जाएगा। ये रहा 90 माइनस टी बराबर 7t माइनस 70। ये 70 को इधर भेज देंगे तो 90 में से 70, ये माइनस 70 है, ये आके जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 160, और ये टी उधर जाके हो जाएगा 7 8t। 8t बराबर कितना हो जाएगा, 8t बराबर 160 हो जाएगा, तो 1t बराबर क्या हो जाएगा 20। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टरों द्वारा ठोस वस्तुओं को भेदने हेतु हवाई अड्डों में किस तरह का प्रयोग किया जाता है। तो डॉक्टरों द्वारा ठोस वस्तुओं को भेदने हेतु हवाई अड्डों में एक्सरे तरंग का प्रयोग किया जाता है। किस तरंग का, एक्सरे तरंग का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती हैं डैश को डैश कहते हैं। जिस पे सारी बिंदु जाके मिल जाती है उसे हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। माने सब बिंदु जाके एक के ऊपर मिल जाए तो ये क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। और फोकस दूरी क्या होता है, वक्रता त्रिज्या बट्टा 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी परमाणु के m कोश में समायोजित किए जा सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो m कोश में कितने KLM 2 8 18, तो m कोश में कितने होते हैं, 18 होते हैं। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि परमाणु संलयन प्रतिक्रियाएं स्वचालित रूप से होती हैं। तो स्वचालित रूप से क्या होती है परमाणु संलयन प्रतिक्रिया, तो सूर्य में होती हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि किसी लवण का pH मान 0 है तो वह डैश का लवण होता है। यदि किसी लवण का pH मान 0 होता है तो वह किसका लवण होता है, तो सशक्त एसिड और कमजोर बेस का। क्या होता है, pH मान 0 होता है तो सशक्त एसिड होता है और कमजोर बेस होता है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। और सभी प्रकार के लवणों का जलीय विलयन pH समान नहीं होता है। ठीक है, इस चीज़ को भी मान लें। अब प्रबल तथा दुर्बल श्रेणी के लवणों का जलीय विलयन का pH मान होता है 7 से कम होती है। अगर दुर्बल तथा प्रबल क्षार के लवण के जलीय विलयन की बात की जाए तो ये प्राकृतिक क्षारीय होगा और pH कितना होगा, उसका pH 7 से अधिक होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिथाइल ऑरेंज डैश होता है। तो मिथाइल ऑरेंज किस कलर का होता है, तो मिथाइल ऑरेंज जो होता है वो pH इंडिकेटर होता है, ये चीज़ जान लीजिए। और मिथाइल अल्कोहल जो होता है क्षारीय माध्यम में पीला गुलाबी होता है। क्षारीय माध्यम में पीला गुलाबी होता है। क्षारीय माध्यम में पीला गुलाबी कौन है, तो ऑप्शन डी है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अम्लीय माध्यम में लाल, क्षारीय माध्यम में पीला गुलाबी होता है। अम्लीय माध्यम में लाल होता है, क्षारीय माध्यम में पीला गुलाबी होता है। मिथाइल ऑरेंज कैसा होता है, तो अम्लीय माध्यम में लाल, अम्लीय माध्यम में लाल, क्षारीय माध्यम में पीला गुलाबी, अम्लीय माध्यम में लाल। इस चीज़ को दिमाग में डाल लें, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल के बीच में बिजली पारित की जाती है तो निम्न में से किस रूप में विघटित हो जाती है। जब हम सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में अगर बिजली पारित करते हैं तो क्या हो जाता है, वो NaOH H2Cl2 के रूप में विघटित हो जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये NaOH, ये देखिए NaOH प्लस H2 प्लस Cl2, ठीक है, इसी में हो जाता है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भोजन के बर्तनों पर टीन की परत लगाई जाती है, जिंक का नहीं, क्योंकि भोजन के परत पर टीन का परत लगाया जाता है, जिंक का नहीं। क्यों, क्योंकि जिंक जो होता है टीन से अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। जिंक जो होता है वो टीन से अधिक प्रतिक्रियाशील होता है, इसलिए नहीं लगाया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोयला के किस किस्म में कार्बन की सर्वाधिक मात्रा उपस्थित होता है? तो किस किस्म में होता है? तो एंथ्रासाइट में होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। एंथ्रासाइट सर्वोत्तम किस्म का कोयला होता है, यानी सबसे बेस्ट अगर बात की जाए तो एंथ्रासाइट सर्वोत्तम किस्म का कोयला होता है। और लिग्नाइट की बात की जाए तो लिग्नाइट भूरा कोयला कहलाता है। ठीक है, एंथ्रासाइट जो होता है कोयला जलने पर धुआं नहीं देता है। ये एंथ्रासाइट जो होता है जलने पे धुआं नहीं देता है। और ये लिग्नाइट जो होता है ये भूरे रंग का होता है। तो कैसा कोयला होता है? भूरे रंग का। ये चीज़ भी आप दिमाग में रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन जिनमें आणविक सूत्र समान होता है लेकिन संरचनात्मक सूत्र अलग अलग होता है डैश कहा जाता है। तो जिसका आणविक सूत्र समान हो और संरचनात्मक सूत्र अलग अलग हो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे समावयवी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। जैसे नॉर्मल ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन दोनों ब्यूटेन के समावयवी हैं। नॉर्मल ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन दोनों का आणविक सूत्र क्या होता है? C4H10 होता है। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है? इस विभाजन में एक मातृ कोशिका से 4 पुत्री कोशिका का निर्माण होता है, जिनका गुणसूत्र जो होता है मातृ कोशिका में होता है। ठीक है, क्या होता है? मातृ कोशिका में होता है। तो अर्धसूत्रण 2 चरणों में होता है। अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोषों में गुणसूत्रों की संख्या दोगुनी हो जाती है, यही होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टार्च को जल अवघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम कौन होता है? तो वो होता है एमिलेज। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। स्टार्च को जल अवघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम एमिलेज होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि AB रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को कभी कभी सार्वत्रिक रक्त अदाता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि AB रक्त वाले व्यक्ति के रक्त में प्रतिपिंड यानी एंटीबॉडी का अभाव होता है। क्या होता है? एंटीबॉडी का अभाव होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है? तो कौन सा हिस्सा होता है जिसे सेरिबम कहते हैं? तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। सेरिबम मस्तिष्क के अन्य भागों के जो कार्य होता है उसको नियंत्रण रखता है। जिस व्यक्ति में सेरिबम औसत से छोटा होता है वे मंदबुद्धि होते हैं। सेरिबम जिसका छोटा होगा वो मंदबुद्धि का होगा, ये भी आप दिमाग में रख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र कौन सा संयोजन होता है? तो कौन सा गुणसूत्र होता है? टोटल गुणसूत्र कितने होते हैं? 44 प्लस। तो उसमें क्या होता है? XX प्लस। क्या होता है? लड़की में, बालिका में क्या होता है? XX होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि डायनासोर कहाँ, किस युग में थे? तो डायनासोर जो थे ये मेसोजोइक युग में थे। तो मेसोजोइक कौन सा युग है? तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। डायनासोर मेसोजोइक युग में थे। तो चलिए, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।